गांव नरौली अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के कोने में खड़ा एक विशाल और डरावना बरगद का पेड़। दिन में ये आम पेड़ जैसा लगता था, लेकिन रात होते ही इस पर किसी अजनबी शक्ति का साया महसूस किया जाता। सुबह का समय था। रामलाल काका, बरगद के पेड़ के बारे में सुना है मैंने। लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब होता है। ऐसा मत बोलो बेटा, वो पेड़ अशुभ है, वहाँ जाना मना है। पर क्यों? क्या सच में वहाँ कोई आत्मा रहती है? मैंने खुद देखा है। उस पेड़ पर सफेद साड़ी पहने एक औरत को, उसकी लाल आंखें, उलझे हुए लंबे बाल और वो हंसी, उफ, वो हंसी आज भी कानों में गूंजती है। वो कौन थी? उसका नाम था कमला। उसके साथ गांव वालों ने बहुत अन्याय किया था। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वो दोनों चौपाल से उठ जाते हैं और एक खोखे की तरफ चाय पीने जाने लगते हैं। रवि भाई, तुम्हें क्या लगता है, क्या गांव वाले सही कह रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। एक पल को तो मुझे ये लगा ये लोग फेंक रहे हैं लंबी लंबी, यूं ही डर का माहौल बनाने के लिए। क्यों ना खुद जाके सच्चाई पता की जाए? क्यों, क्या कहते हो? मैं भी यही बोलने वाला था तुमसे। पता तो करना पड़ेगा, आखिर सच्चाई क्या है उस पेड़ की। शाम ढलने लगती है। रवि और करण को गांव वालों की बातें अफवाह लगी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे दोनों बरगद के पेड़ तक पहुँचे। पेड़ का आकार डरावना था। जैसे उन्होंने पेड़ को छुआ, अचानक हवा तेज हो गई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी पेड़ के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे पीछे मुड़े, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी पेड़ के ऊपर से एक औरत की डरावनी हंसी गूंजी। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। दोनों गांव की तरफ भागे। पीछे से किसी के पैरों के घसीटने की आवाज आती रही। रात भी हो चुकी थी। डरावनी हंसी की गूंज उन्हें दिल का दौरा सा ही देता। अगर उन्हें चौपाल पहुंचने में थोड़ा और वक्त लग जाता तो। चौपाल पर पहले से ही बैठक हो रखी थी। रामलाल काका, हमने उसे देखा। वो सच में वहाँ है। मैंने कहा था तुम लोगों से, अब वो तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। तो अब क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा सुरक्षा के लिए। उस पेड़ की आत्मा से बचने का कुछ तो उपाय होगा। उपाय तो अब पंडित जी ही बता सकते हैं। चलो, सुबह पंडित जी से मुलाकात करके ही कुछ सुझाव मिलेगा। फिर अगली सुबह करण और रवि गांव के पंडित जी के पास गए, जो इस आत्मा के बारे में जानते थे। उन दोनों ने जब पंडित जी को बच्चे का गायब होना और परछाई का दिखना जैसी घटना बताई, तो पंडित जी समझ गए। बहुत साल पहले की बात है। इस गांव में एक कमला नाम की औरत थी। कमला इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया कि जो भी उस पेड़ के पास जाएगा वो उसे मौत के घाट उतार देगी। तो क्या वो अब भी बदला ले रही है? हाँ, और जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी वो आत्मा गांव वालों को सताती रहेगी। तो पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा इस आत्मा से बचने का? हाँ है। तो चलो रात को सबको पेड़ के पास इकट्ठा होने के लिए कहो, मैं वहीं मिलूंगा पूरी तैयारी के साथ। फिर वे दोनों चले गए और पूरे गांव वालों को पंडित जी की सूचना दे दी। रात को गांव वालों ने हवन शुरू किया। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। फिर से वही डरावनी हंसी गूंजी। पेड़ के ऊपर से कमला की आत्मा प्रकट हुई। तुम्हें लगा कि मुझे जलाने से मेरा अंत हो जाएगा? अब मैं और ताकत। तभी रामलाल काका का ध्यान पेड़ के पीछे गया। पंडित जी का शव पेड़ के पीछे पड़ा था। पंडित जी को इस आत्मा ने पहले ही मार दिया था। ये सब उसी का खेल था। कमला की आत्मा और जोर जोर से हंसने लगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब ये पूरा गांव मेरा होगा। गांव वालों ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। मंत्रोच्चारण पूरा होते ही करण और रवि ने हिम्मत करके गंगा जल आत्मा पर फेंका, जिससे कमला की आत्मा जलने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी अचानक तेज रोशनी हुई और पेड़ जल उठा।
कमला की चीखों के साथ साथ उसकी आत्मा भी जल्द ही राख बन गई। गांव वालों को ये देखकर सुकून मिला। अगली सुबह देखो गांव वालों, अब हमें उस आत्मा से छुटकारा मिल गया है। पंडित जी तो अब नहीं रहे, पर मेरा मानना है कि बुरी शक्ति के ऊपर एक अच्छी और शक्तिशाली शक्ति का आगमन करना चाहिए। जल्दी बरगद के पेड़ की जगह एक मंदिर बना दिया गया। अब माहौल ऐसा हो गया जैसे गांव और वहाँ के लोगों को एक नया जीवन मिल गया हो। कुछ महीने बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन कुछ महीने बाद एक दिन की बात है। रात का गहरा सन्नाटा था। करण अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बरगद के पेड़ की घटना के बाद उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी अचानक करण को अपने कमरे में वही हंसी जोर जोर से आने लगी। करण का शरीर कांप उठा। उसकी आंखें घबराहट में खुली की खुली रह गईं। उसने धीरे धीरे अपने कमरे में इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी आईने में कुछ हलचल हुई। करण धीरे धीरे आईने के पास गया। उसने उसमें खुद को देखा, पर ये क्या, उसके पीछे कोई खड़ा हुआ भी दिखाई दिया। तुमने सोचा था कि मैं चली जाऊंगी? करण का खून सूख गया। वो डर के मारे पीछे हटा। करण की आवाज सुनकर रवि अंदर आ गया। करण ने कांपते हुए आईने की ओर इशारा किया, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। रवि ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। तू बहुत थक गया है करण, तुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। उस घटना के बाद से सब आगे बढ़ चुके हैं, पर तू अभी भी वहीं अटका हुआ है। करण ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर बैठ चुका था। अगले दिन सब लोग फिर चौपाल की बैठक में मिलते हैं। काका, क्या आत्माएं सच में पूरी तरह मुक्त हो सकती हैं? हाँ, बेटा, आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उनका अधूरा काम पूरा ना हो जाए। तो क्या कमला का बदला अभी भी अधूरा है? करण और रवि ने सोचा कि उन्हें नए बने मंदिर में जाना चाहिए। रात के अंधेरे में दोनों छुपते छुपाते मंदिर में दाखिल हुए। वहाँ का माहौल अजीब था। चारों ओर घना सन्नाटा और अंदर एक अंधेरा कमरा था। वहाँ जमीन पर कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। ये तो लगता है कमला की हड्डियां हैं। मतलब उसका असली शरीर अब तक सही से दफनाया नहीं गया था, इसीलिए उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। चारों ओर अंधेरा छा गया और फिर डरावनी हंसी आने लगी। कमला की आत्मा अब दीवार से बाहर निकलने लगी। ये आत्मा अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम भी मरोगे। करण और रवि पीछे हटे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमला हवा में उड़ते हुए आगे आई और रवि के गले पर हाथ रखा। करण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे याद आया कि गांव के मंदिर से गंगा जल लाकर छिड़कने से आत्माएं भाग जाती हैं। वो दौड़कर मंदिर के पीछे रखा गंगा जल उठा लाया और बिना सोचे समझे कमला की आत्मा पर छिड़क दिया। कमला जोर से चिल्लाई, नहीं, नहीं, नहीं। कमला की आत्मा पूरी तरह जलने लगी। जैसे तैसे रवि और करण अपनी जान बचाकर बाहर निकले और घर पहुँचे। फिर सुबह होते ही उन दोनों ने गांव वालों को पूरा सच बताया। फिर उन्होंने कमला की हड्डियों को उचित विधि विधान से गंगा में प्रवाहित किया। अब कमला की आत्मा को असली मुक्ति मिल चुकी थी। अब गांव पर कोई श्राप नहीं रहेगा। आखिरकार ये सब खत्म हुआ। यहाँ भी सुबह होते ही गांव फिर से पहले की तरह शांत हो गया और हरियाली भरा हो गया।